तिलक की गिरफ्तारी के बाद मानो सब कुछ रुक ही गया था, क्योंकि कांग्रेस अब कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। लेकिन तिलक के द्वारा जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन को इतनी तेजी के साथ एकदम छोटे तबके तक पहुंचाया गया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ढेर सारा नुकसान हो रहा था। उनका जो व्यापार था वह लगभग में चौपट होता जा रहा था। लेकिन तिलक के न होने की वजह से कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस ने वर्ष 1908 के बाद वर्ष 1909 में केवल अधिवेशन किया, और ये जो अधिवेशन इनका हुआ वर्ष 1909 में, इस अधिवेशन में इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। इसी बीच पार्लियामेंटो सुधार आ जाता है, और ये सुधार थोड़े न था। जो मुस्लिम लीग बनाई थी अंग्रेजों ने, और जो मुसलमान अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे, जो नहीं ज़्यादातर संख्या में जुड़े हुए थे, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी आनी थी। और वह खुशखबरी कौन सी थी? उनके लिए पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का गठन कर दिया गया था, लागू कर दी गई थी। ये जो निर्वाचन प्रणाली थी, आप सोचेंगे कि आज जैसे निर्वाचन होता है ऐसे ही निर्वाचन होता होगा। दोस्तों, ऐसे नहीं होता था। इस निर्वाचन प्रणाली के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। इसमें स्थिति ये होती थी कि यदि एक सीट सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई है, तो उस सीट पर प्रत्याशी भी मुस्लिम ही खड़ा होगा और वोटर भी मुस्लिम ही होगा। वहां निवास करने वाली मुस्लिम के अतिरिक्त कोई भी जनता अपना मतदान नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में जो प्रत्याशी जीत कर जाता था, वह उन लोगों से क्यों मिलता, उन लोगों की मांगों को क्यों उठाता, उन लोगों की बात क्यों करता? ये स्थिति थी अंग्रेजों की, और उन्होंने इसे लागू कर दिया वर्ष 1909 में। अब समस्या ये थी कि कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर रही थी। कांग्रेस में आवाज उठाने वाले लोग भी कम थे। वो तो केवल पत्र लिखने लगे थे। फिर से वो जानते थे कि तिलक को तो अंदर ही करवा दिया है। अब मेरी तो वकालत चल ही रही है, मेरा तो जलवा है, रौला है, मैं आराम से बैठ लेता हूँ अंग्रेजों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, गवर्नर जनरल के साथ बैठ लेता हूँ। तो मुझे क्या यार आवश्यकता? ये कांग्रेस का निर्माण क्या इस वजह से हुआ था कि ये जन जन तक जाए, हर व्यक्ति कांग्रेस के पास आकर के और कांग्रेस से जुड़ करके अपनी समस्याओं के लिए आवाज बुलंद करे? नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दों को ही कांग्रेस उठाती है, क्षेत्रीय मुद्दों को कांग्रेस नहीं उठाएगी। 9 में ये स्थिति होती है। उसके बाद अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि उनका व्यापार कमजोर हो रहा था। भारतीय अपने हाथों से कपड़ा बुनते थे और उसी को पहनते थे, भले ही एक कपड़े से। अंदाजा लगाइए आज लोगों के पास कितने कपड़े होते होंगे। जितनी बार घर से निकलते हैं बदल कर कपड़े निकलते हैं। और एक वो समय था जब आज़ादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था। उस समय व्यक्ति अपने हाथों से ही अक्सर बुनता था और उसी एक कपड़े से ही अपना जीवन गुजार देता था। ढेर सारे लोग तो ऐसे थे जो केवल और केवल लंगोटी में ही अपना जीवन गुजार देते थे। उनके पास कभी इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन करवा सकें। तो बताइए वो कैसे बनाते मकान, कैसे बनाते गाड़ियां खरीदते, कैसे वो वस्त्र पहनते? अरे उनकी स्थिति इस तरह की स्थिति थी जैसे आज के समय में आप दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश हैं, सोमालिया इत्यादि को देख लीजिए। ऐसे ये समझ लीजिए
अपने ही देश में गुलामी की वह दास्तां लिख रहे थे जिसको सोच करके भी हमारे लोगों के को हार्ट अटैक आने की स्थिति हो जाएगी। समय गुजरा, वर्ष 1911 आया और इस वर्ष दिल्ली दरबार लगाया गया और ये तीसरा दिल्ली दरबार था। इस तीसरे दिल्ली दरबार के अंदर लॉर्ड हार्डिंग, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, उस लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो इंग्लैंड के नए राजा बने थे जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत के लिए यह दिल्ली दरबार लगाया गया था। और इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आते हैं और भारत में चूंकि पहली बार इंग्लैंड का कोई राष्ट्राध्यक्ष आया था, वहां का शासक आया था पहली बार। सोचिए, हम इतने समय से गुलाम थे उनके, और उनका जो शासक था वो पहली बार भारत आ रहा है। और जब ये जॉर्ज पंचम आए तो इनको सारी सिचुएशंस के बारे में पहले से ही जानकारी थी कि आखिर ये हमारा व्यापार गिर क्यों रहा है, हमारा जो लाभ है वो कम होता क्यों जा रहा है। तब इन्हें बताया गया कि ये बंगाल विभाजन किया था इनके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से ये इतने जाहिल लोग हैं कि ये स्वदेशी पहनने लगे, ये स्वदेशी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके द्वारा हमारे वस्त्रों की होली जलाई जाती है, इनके द्वारा हमारे व्यापार को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। तब जॉर्ज पंचम ने कहा कि ऐसा करिए, विभाजन रद्द किया जाना चाहिए। और जो ये दिल्ली दरबार 1911 में लगा, इसमें जॉर्ज पंचम के समक्ष ही जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, उसके द्वारा ये घोषणा की गई कि मैं बंगाल विभाजन को रद्द कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक और घोषणा की गई, क्योंकि अभी तक भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, कलकत्ता राजधानी थी, और कलकत्ता से ही पूरे देश पर नियंत्रण रखा जाता था। और इसी दिल्ली दरबार में दूसरी जो घोषणा हुई वो ये घोषणा हुई कि अब कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली लाई जाएगी। और दिल्ली लाने का प्लान बनाया गया। अब वो अंग्रेज ऐसे कैसे रहते हैं यार, इतना ढेर सारा पैसा जिसके पास। आप सोच लीजिए, पिछले ज़माने में जब घुसेंगे आप, तो ये बताइए आज के दौर में क्या है। ये जो मुस्लिम आक्रांता आए थे उनके पास क्या है। अब आज के दौर में सऊदी अरबिया के पास ये फ्यूल निकल आया है, प्राकृतिक गैस निकल आई है, डीजल पेट्रोल है। इसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती चली जा रही है। इससे कुछ समय पहले ही जब आप देखेंगे, रहने को घर नहीं होता था, खाने को भोजन नहीं होता था, है? किस तरह का एक खाना बदोश जीवन जीते थे। अंग्रेज इनसे कहीं कम थोड़े न थे। क्यों ऐसा था? क्योंकि उनके पास आय के संसाधन नहीं थे। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि भारत के पास आय के संसाधन सदैव से विद्यमान रहे। बस अंतर ये रहा, हमने आपसी वैर के कारण हमने अपनों को अपना नहीं समझा और गैरों पर हमने विश्वास किया, और गैरों पर विश्वास करके हम उनके ही गुलाम होते चले गए। और उसी कारणवश आज हम 800 साल से लगातार गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमारी आत्मा हमें धिक्कार रही थी, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास वह समय नहीं था। हमारे ऊपर जो हुकूमत थी वह हमको आज़ाद नहीं होने दे रही थी। हम उसके नियमों का पालन करते थे, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार चलते थे। जब भी उसे लगता था कि ये कानून हमारे खिलाफ होता जा रहा है, तुरंत ही कानून बदल दिया जाता था। और साथ ही साथ हमारे ऊपर ऐसे संसंग लाद दिए जाते थे, ऐसे कर लगा दिए जाते थे कि उन करों को सोचकर भी आज का जो युवा है वो थर्रा जाता है। हड्डी केवल शरीर में बचती थी, मांस गायब हो जाता था। अकाल में 2-2, 4-4, 5-5 लाख लोग एक बार अकाल में मर जाते थे। अब आप सोचते होंगे अकाल क्या पड़ता था, मैंने तो कभी देखा नहीं।
अरे जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए अकाल क्या होता था। अकाल की स्थिति ये होती थी कि एक बार अकाल आया, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की ही हुकूमत थी, तो स्थिति ये हुई कि उड़ीसा में 2 लाख लोग मर गए। तो यहाँ के गवर्नर जनरल ने ये कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये हिंदुस्तान की हरियाली भूमि हड्डियों के रंग से सफेद हो गई। इस तरह का अकाल पड़ता था। अच्छा, जो बड़े भाई बड़कुला थे उनके अंदर तो कोई असर आता नहीं था, उनके पास तो अपार धन होता था, लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे। और धन आता कहाँ से था? अंग्रेजों का केस लड़ते थे। जितने भी उदारवादी थे, जिसकी भी आप चर्चा करेंगे, ज्यादातर वकील होंगे। और वकालत करते किसकी थे? अंग्रेजों की। क्योंकि अगर इंडियंस की वकालत करते तो उनको पैसा कहाँ से मिलता? जब उनके पास ही पैसा नहीं था तो इनको पैसा कहाँ से देते? ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की वकालत करते थे, और अंग्रेजों की वकालत करते थे, ढेर सारा पैसा पाते थे। मित्रों, वर्ष 1911 का ये जाता है और 1912 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है और पुनः बंगाल एक राज्य हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने उतना बड़ा बंगाल नहीं छोड़ा। बंगाल में पहले पूरा बांग्लादेश आता था, पश्चिम बंगाल आता था, असम आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जहां से उन्होंने विभाजित किया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को, वहां से तो जोड़ दिया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को उससे अलग कर दिया। बिहार और उड़ीसा को एक नया राज्य बना दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। कम से कम हमारे द्वारा जो मेहनत की गई, उग्रवादियों के द्वारा जो कार्य किया गया, उसकी वजह से कम ये लाभ तो मिला था। समय आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे वर्ष आता है 2014 और तिलक की जो सजा थी वो पूरी होती है और तिलक पुनः भारत वापस आते हैं। तिलक का आना ही था कि जन जन के अंदर एक क्रांति का संचार हो जाता था। व्यक्ति समझता था कि अब अगर हम अपनी बात कहेंगे तो हमारी बात पटल पर रखी जाएगी, हमारी बात पर कुछ न कुछ विचार किया जाएगा। और ये जो हमारे उदारवादी थे, धीरे धीरे एक एक करके निपटते भी जा रहे थे। निपटते का मतलब, जिसका नंबर आता था वही धीरे धीरे स्वर्गवासी हो जाता था। अब ये स्वर्गवासी होते थे, क्या होते थे ये तो पता नहीं, लेकिन वो इस पृथ्वी पर नहीं रह जाते थे, अर्थात उनका देहांत हो जाता था। अब स्थिति ये हुई कि 12 के बाद 14 में तिलक आ जाते हैं, और जब तिलक आते हैं उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई घटना घटित होती है, और वह घटना होती है विश्व युद्ध के रूप में। और एक घटना नहीं होती है, एक और घटना भारत के लिए होती है कि इसी बीच आगमन होता है मोहनदास करमचंद गांधी का। ये पहली एंट्री है उनकी। और जब इनका आगमन होता है तो इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि इससे पहले गांधी कहाँ थे? गांधी थे दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका जब थे तो गोपाल कृष्ण गोखले इनकी मदद भी किया करते थे। ये जितने भी उदारवादी थे ये सब इनकी मदद किया करते थे। अच्छा, जो मदद कर रहा है भाई उसके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति होगी ही होगी। तो जब गांधी आए तो जा करके गोखले से मिले, तो गोखले से कहा गुरुदेव अब हम क्या करें? तो गोखले ने कहा कुछ न करो, मौन रहो, बोलना नहीं है तुमको, चुप रहना है और सुनना है, देश का भ्रमण करना है, जनता की नब्ज टटोलना है, जनता क्या चाहती है। और बोल अगर दोगे तो इस समय पर फिर तुम राजनीति में टिक नहीं पाओगे। गांधी ने वैसा ही किया, क्योंकि उनको तो पता था कि यहाँ पर इन्हीं लोगों की चल रही है।
तो उन्होंने बिना बोले ही वह सब करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, विश्व युद्ध शुरू हुआ। गांधी ने तुरंत ही अंग्रेजों का पक्ष लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेजों का पक्ष लिया, आज तक मैं जब से इतिहास पढ़ रहा हूं, कहीं भी ऐसा प्रमाण मुझे नहीं मिला है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेजों का पक्ष लिया। वह बात अलग, जब 5 बच्चों के साथ उन्होंने शुरुआत की थी तो इतनी जल्द संगठन तो नहीं बन जाता है। और इतनी विशाल कांग्रेस जो हो चुकी थी, जो 20 वर्षों से 20, 25, 30 वर्ष हो गए थे जिसको बने हुए, लगातार उसके अधिवेशन हो रहे थे, पूरे देश में उसकी ग्राम तक इकाइयां बनी हुई थी, उनके नेताओं का हाल ये था। अब गांधी आते हैं तो गांधी पहले ही लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को का आह्वान करते हैं कि भाई देखिए, विश्व युद्ध शुरू हो गया है और आप लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हो। अब जब जगह जगह जाकर के आप ये कहेंगे कि अंग्रेजी की सेना में शामिल हो, जगह जगह भाषण देंगे, युवाओं को प्रेरित करेंगे। युवा भी यहाँ का इतना पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो समझता था कि ये जो राष्ट्रीय नेता हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। गांधी ने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती करने के लिए। अंग्रेज क्या करते थे, अरे इससे बेहतर क्या हो सकता है, गांधी हमारा समर्थन करता। गांधी को 2-4 उपाधियां डांट तुरंत दे दी उपाधियां तो वह इस तरह से बांटते थे अंग्रेज लोग, जैसे अपने यहाँ देखते नहीं है वो खीर बांटी जाती है, जब भंडारे में खीर बांटी जाती है, उस तरह से इनको उपाधियां बांटते थे। और ये सारे लोग उन उपाधियों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होते थे। और प्रसन्न होते भी क्यों ना भाई, सबको तो मिल नहीं रही थी। जो उग्र विचारधारा के लोग थे उनको तो कोई उपाधि दे नहीं रही थी, अंग्रेजों के द्वारा दी नहीं जा रही थी। उपाधि किसको दी जा रही थी, जो अपने ही लोगों को पकड़वा कर जेल पहुंचवा देते थे, उनके लिए एक शब्द नहीं कहते थे, ऐसे लोगों को उपाधियां बांटी जा रही थी। अब विश्व युद्ध आरंभ हो गया। विश्व युद्ध की स्थिति ये थी कि विश्व युद्ध बहुत ही पावरफुल, तानाशाही और अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी जहर उगल रहा था। अब उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को पता था कि अब अगर भारत मेरा समर्थन नहीं करेगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। छोटा सा अदना सा मुल्क, भला बताओ कितनी पॉपुलेशन उसके पास रही। पॉपुलेशन तो भारत के पास ही थी। अंग्रेज इसी को, ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसको सैनिक फैक्ट्री कहते थे। कि सैनिक अगर तुमको लेने हैं तो ये फैक्ट्री है, जितने चाहो उतने सैनिक निकाल लो। और ये सैनिक क्यों जाते थे, क्योंकि इनके पास न कोई रोजगार था, इनके पास गरीबी थी, तो सोचते थे कि चलो सेना में ही भर्ती हो जाएंगे तो कम से कम परिवार का खर्चा चलने लगेगा। ये स्थिति थी हमारे देश की। और गांधी प्रोत्साहित कर रहे थे, ढेर सारे युवा सेना में भर्ती हो गए। और जब सेना में भर्ती हो गए और इधर आ ही गए थे तिलक, तो तिलक ने सोचा कि इधर तो सेना में भर्ती कराया जा रहा है, कांग्रेस तो पूरी तरह से भाई सहयोग में थी अंग्रेजों के। तो तिलक ने सोचा कि अब तो आंदोलन मौन पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ न कुछ नया किया जाए। तभी एनी बेसेंट, जो कि 17 में अध्यक्ष बनती हैं उसकी कांग्रेस की, लेकिन 15 में ज्वाइन करती हैं ये कांग्रेस। और तभी ये होम रूल लीग का एक विचार देती। होम रूल लीग का मतलब क्या होता है, स्वशासन। और उसमें भी सत्ता अंग्रेजों के पास ही रहती, केवल हमारे प्रतिनिधि उसमें बैठ जाते। लेकिन वह दौर ऐसा था जहां पर एक उग्र विचारधारा के व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा करके उसको किनारा कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में तिलक ने भी सोचा कि होम रूल लीग ही चलाई जाए, जो कुछ मिल रहा है वो लिया जाए, धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ाया जाएगा। और तिलक ने शुरू किया होम रूल लीग आंदोलन। लेकिन तिलक इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने केवल उसको महाराष्ट्र के आसपास ही होम रूल लीग चलाया,
क्योंकि वो जानते थे उनके पास संसाधन तो थे नहीं कि वो पूरे देश में भ्रमण कर पाएंगे, और इतना बड़ा जब संगठन हो जाएगा तो उस संगठन को संभालना भी तो कठिन हो जाएगा एक व्यक्ति के द्वारा, जहां दूसरी तरफ कांग्रेस उसका विरोध कर रही होगी। एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग चलाया गया। जब तिलक ने होम रूल लीग चालू कर दिया तो एनी बेसेंट के जो समर्थक थे उन्होंने भी कहा, तो पूरे भारत में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग चलाया गया। आंदोलन तेजी के साथ था। तिलक एड़ी से चोटी का जोड़ लगा करके घर घर जा रहे थे, लोगों को उत्साहित कर रहे थे, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ रहे थे। आंदोलन आगे बढ़ा और उसका दबाव भी पड़ रहा था। इसी बीच 2014 में ही मुलाकात जब छूट कर आते हैं तो तिलक भेंट करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, और गोखले से भेंट करते हुए कहते हैं तिलक कि कांग्रेस सभी की है, यह पार्टी किसी को दिया गया कोई उपहार नहीं है। मैं पहले कांग्रेस में घुसूंगा, देश को तैयार करूंगा और फिर कांग्रेस पर कब्जा कर लूंगा। ये तिलक को क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि जितने भी उग्र विचार वाले लोग थे उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था। याद होगा आपको, पहले बताया है सूरत अधिवेशन, उसमें बाहर कर दिया गया था। अब बताओ, जो लोग लड़ रहे थे, अपनी जान की परवाह न करके देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि वो चाटुकारिता नहीं कर पाते थे और अपनी बात को प्रमुखता के साथ रखते थे। अब गांधी भी आ गए थे, तो गांधी तो भ्रमण पर जुटे हुए थे। इसी बीच गांधी ने भी एक दो आंदोलन किए, जैसे चंपारण का आंदोलन हुआ, चंपारण में जाकर के, और गांधी की एक स्थिति ऐसी थी, अब अगले में हम बताएंगे कि गांधी बहुत जल्द समझौता कर लेते थे। इतनी जल्द कोई समझौता नहीं कर सकता। अपने मूल्यों पर गांधी कितनी जल्द समझौता कर लेते, जहां 100 रुपए की बात हो रही होती 5 रुपए में गांधी समझौता कर लेते। गांधी की ये भी स्थिति थी। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अब हम गांधी के बारे में आगे आपको बताएंगे, क्योंकि तिलक तो मेहनत कर ही रहे हैं। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कि गांधी ने क्या किया यहाँ आकर के। गांधी के कृत्यों को आप देखेंगे। भाई वो महापुरुष गिने जाते हैं, महात्मा गिने जाते हैं। उन्होंने आज़ादी दिलवा दी, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब साबरमती के संत ने क्या क्या किया है वह भी तो आपके सामने खुलना चाहिए। कि साबरमती के संत कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति तो था नहीं जिसने चरखा चला करके आज़ादी दिलवा दी। अरे हम तो कह रहे हैं आज भी जितने कांग्रेसवादी हैं और गांधीवादी हैं, उनसे कह रहा हूँ एक एक चरखा पूरे देश में पहुंचा दीजिए। जहाँ जहाँ कहीं आतंकवाद है, जो आपस में लड़ रहे हैं, झमाझम दे दीजिए। तुरंत एक एक चरखा चलाएं, गर 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 कांटे मार, सब एकदम आज़ादी उनके जेब में आ जाए। यहाँ पर जिन लोगों ने खून बहाया उनको दरकिनार कर दिया गया, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल। खैर मित्रों, अब गांधी पर चर्चा होने वाली है, इसलिए अगले दिन हम शुरू करते हैं गांधी का टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।